हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम लोगों का जो सेशन जो ये शुरू होगा, उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर दोबारा सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। निश्चित ही नोटिफिकेशन सबके पास पहुँचने लगेगा। और आपसे बताऊँ, मैं मेरे प्रीवियस वीडियो आपके TGT PGT के सिलेबस के अनुसार अलग से उस पर टॉपिक दिया हुआ है, और वहाँ पर भी आपको जैसे कोशिका है तो आपको कोशिका के क्वेश्चन आंसर उस टाइप के मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में TGT और PGT के सारे PYQs जितने हैं 2004 से 5 से, वो मैंने सारे करा करके रखे हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से मेरे पहले के जितने भी लेक्चर हैं आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, पूरे कंप्लीट है। और इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सही नहीं है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर और विश्व एड्स दिवस 5 जून। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कूट, इसमें हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें सही है। मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को, वह बिल्कुल सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी जानते हैं कब होता है, यह 5 जून को होता है। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में तीसरा गलत हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम जाते हैं अपने विश्व एड्स दिवस। जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को नहीं, बल्कि कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं। ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा क्या होता है? सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा है? डॉक्टर थॉमस वुड, क्रो एवं क्रो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो यह किसका कथन है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा है, जो कि ये जो महान विचारक हैं, भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद महोदय ने कहा कि अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह इनका कथन है। आप इसको याद कर ले, ये इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में के लिए प्रयुक्त होता है। जिंक फॉस्फाइड का जहर के रूप में किसके लिए हम लोग अपने घर में इसका प्रयोग करते हैं, या किसके लिए? या चूहे मारने की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में है दीमक, बी तिलचट्टा, सी चूहा और घरेलू मक्खी। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या? चूहा बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह जिंक फॉस्फाइड के लिए सही है। चूहे मारने की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एब्रूफेन और सब दिया जा सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि दर्द, ये सारे क्या हैं? पेन किलर्स हैं। और पैरासीटामोल क्या है? या फीवर के लिए दिया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। गुड एवं हेट का कहना है कि एक अवधारणा है जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत। वैज्ञानिक थ्योरी है, परिकल्पना है, उद्देश्य है या प्रश्नावली है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये क्या है? हाइपोथेसिस है। जैसे पहले से ही यह अवधारणा बना लेना कि क्या चीज़ सही है और यह क्या गलत है। तो ये क्या हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। और हाइपोथेसिस का प्रयोग रिसर्च में किया जाता है। अनुसंधान डिजाइन में 2 या 2 से अधिक समूह कारक और प्रभाव संबंध का अध्ययन के लिए वांछित है। पूर्वव्यापी, सर्वेक्षण, खोजी या प्रायोगिक। तो अनुसंधान डिजाइन जो है, डिजाइन में जो पूर्वव्यापी में से 2 समूह कारक और प्रभाव संबंध के लिए अध्ययन के लिए वांछित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। पूर्वव्यापी में से 2 से अधिक समूह कारक
कारण और प्रभाव, कॉज जो कि कारण, कॉज क्या है और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट क्या होता है, यह देखने को मिलता है। तो जब भी रिसर्च डिजाइन पूर्वव्यापी एक्स पोस्ट फैक्टो में से दो से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। अनुसंधान डिजाइन नियोजित अन्वेषण की वह योजना है, संरचना तथा अनुसंधान व्यूह नीति है जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसरण पर नियंत्रण किया जाता है। मतलब वेरिएंस जो होते हैं उन पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पूर्वव्यापी जो है मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो की बात हो रही है, रिसर्च डिजाइन की बात हो रही है, अनुसंधान डिजाइन की, तो उसमें क्या पूर्वव्यापी एक्स पोस्ट फैक्टो जो है में दो या दो से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वेंगल राव के द्वारा, जीएस मेहता के द्वारा, एमएस रंधावा के द्वारा या बलवंत राय जी मेहता के द्वारा? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रण की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? यह बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रण की जो अवधारणा है किसके? बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सरकार के पूर्वशालेय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी गई है? सरकार ने पूर्वशालेय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी गई है? मतलब विद्यालय जाने से पहले की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पूर्वशालेय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी गई? इसको किस योजना के अंतर्गत इसको माना गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे माना गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों के अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है, वह क्या है? विस्तारण, ग्राम पंचायत, विद्यालय, सामाजिक समूह। तो वो क्या है? विस्तारण। विस्तारण से मतलब एक्सटेंशन से है कि वह एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य, जो भी आपके अन्वेषण कार्य हो रहे हैं, जो नई खोजें हो रही हैं, उनको करने वाली, उनको उनके बीच में खाई को पाटने का कार्य करती है, वह क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन है। जो लैब टू लैब के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? लैब टू लैंड। ठीक है, लैब से लेकर के लैंड, लैंड मीन्स जमीन तक। ठीक, तो वहाँ तक के यह सिद्धांत है उसका, लैब टू लैंड का यह सिद्धांत है। कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों से संबंधित जो भी प्रयोग होते हैं उनका प्रयोगशाला से निकलकर उस स्थान तक पहुँचाना जहाँ जिससे निमित्त उसकी परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो मतलब जिस चीज़ के लिए उस कार्य को बनाया जा रहा है वो लैब के लोगों को लैंड तक ले जाने, मतलब लैब की जो भी योजनाएं हैं लैंड तक, उसको ज़मीन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एक्सटेंशन वर्कर्स जो होते हैं वो इस कार्य को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दहेज निषेध कानून यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। दहेज निषेध कानून के बारे में पूछ रहा है। 1970 में, 1971 में, 1961 में या 1969 में? तो जो दहेज निषेध कानून है वह क्या है? 1961 में इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर प्रयास किया गया था। भारत में एक कानून है जो दहेज प्रथा को गैरकानूनी बनाता है। दहेज निषेध अधिनियम सन 1961 में विवाह के लिए दोनों पक्षों द्वारा दहेज देने या लेने की प्रथा पर प्रतिबंध है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने देने या लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की जेल तथा 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिलीमीटर मूत्र एकत्र हो जाता है? 200 से 250 मिलीलीटर, 400 से 500 मिलीलीटर, 500 से 1000 मिलीलीटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है जब हमें दोबारा मतलब कि मूत्र विसर्जन करने की आवश्यकता होती है तो वह क्या है, कब कितना होना चाहिए? 200 से 250 मिलीलीटर मूत्र जब हमारे मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है तब अनुभव होता है। और एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। मूत्र की मात्रा सामान्यतः मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा उसके वातावरणीय ताप पर निर्भर करती है।
और जो इसका पीलापन होता है वह किसका यूरोक्रोम के कारण होता है तथा अम्लीय प्रकृति का ताजा मूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? लोहा और जिंक, फोलिक एसिड और लोहा, लोहा और पोटेशियम, लोहा और मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन रुधिर कणिका जो है इसके निर्माण में किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर फोलिक एसिड जो है, फोलिक एसिड और क्या हो गया, लोहा या क्या है, उसके हीमोग्लोबिन के निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। तो हीमोग्लोबिन की प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लोबिन कहते हैं, जो कि हीम नामक रंगा पदार्थ से जुड़ी हुई है। मतलब हीम क्या है? आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीम में लोहा या आयरन पाया जाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन को में आयरन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml मिलीलीटर क्या ऑक्सीजन का संवहन करता है? कितने का? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.34 ml मिलीलीटर O2 का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीडिंग कोशिका को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो है प्रश्न ये है कि लीडिंग कोशिका को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? तो FSH, ST, ACTH, LH तथा ADH हार्मोन। तो जो ये LH हार्मोन है यही क्या करता है? उसको लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन स्रावण के लिए उत्तेजित करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से LH जो हार्मोन है उसका पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से यह जाना जाता है। और क्या और यह कोशिका उत्तेजक हार्मोन है जो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, क्या नर में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करने के लिए कौन सा? LH हार्मोन उत्तरदायी होता है। LH हार्मोन का अगर देखें तो ये क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म यही है। नेक्स्ट है हमारा, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? अमाशय, आंते, आहार नल या पाचन तंत्र। तो हमारे शरीर में मुंह से लेकर के मलद्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। मानव शरीर में आहार नाल 9 सेंटीमीटर या 25 से 30 फीट लंबी नलिका होती है। ठीक है, तो यह कितनी? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर मलाशय से होती हुई मलद्वार तक जाती है। आहार नाल हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ग्रास नाल, ग्रसनिका, अमाशय और वृदांत से होकर गुजरती है। अतः अंत में आहार के पचने के बाद अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय और गुदा मार्ग के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा, HDL द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। HDL के द्वारा किसका संश्लेषण होता है और किसका श्रावण होता है? कहाँ से स्रावित किया जाता है? गुर्दे से, यकृत से, मांसपेशियों से तथा अग्नाशय से। तो ये जो HDL का जो श्रावण होता है ये कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ठीक, ये कहाँ से होता है? यकृत से होता है। यहीं पे ये सिंथेसाइज होता है और यहीं से इसका सिक्रीशन होता है। और जो ये यकृत जो है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एब्डोमेन के ठीक पीछे, मतलब उदर के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होती है। इसका रंग भूरा लाल चॉकलेटी होता है। इसके 2 भाग होते हैं, दायां भाग तथा बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा 5 गुना अधिक भारी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्रेब चक्र में, ग्लाइकोलाइसिस में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विधि में और गैसों के परिवहन में। तो किसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो ये क्रेब चक्र है हमारा, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य हैं।
कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अधिगमन पर नियंत्रण करना, कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य कौन से हैं? तो ये जो है आपका कोशिका के अंदर एवं पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। कोशिका झिल्ली का शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों का अभिगम पर नियंत्रण करना है। कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों को कोशिका के भीतर, अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर आवागमन पर नियंत्रण रखती है, जिसके कारण इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली प्रत्येक जीवित कोशिका के बीच जीवद्रव्य को घेर कर रखती है। यह 3 परतों से निर्मित होती है, जिसमें बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण किसके द्वारा होता है? फास्फोलिपिड के द्वारा होता है। इसमें 3 परतें होती हैं, जो बाहरी और जो भीतरी परत है उसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा और बीच वाली परत का निर्माण फास्फोलिपिड के द्वारा होता है। अतः यह अंतरकोशिकीय परासरण एवं विसरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायता करती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशाणु में निम्न में से किसका अभाव रहता है? क्रोमोसोम का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का या अंतःप्रद्रव्य जालिका का? तो न्यूक्लियस से रहित जो क्रोमोसोम है उसमें किसका अभाव होता है? उसमें अभाव होता है क्रोमोसोम का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रक मतलब जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस रहित जंतु कोशाणुओं में निम्न में से किसका अभाव हो जाएगा? केंद्रक का अभाव, गुणसूत्रों का अभाव हो जाता है, क्योंकि केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्रोमेटिन है, जो गुणसूत्रों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्रोमोसोम यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। सोडियम का अवशोषण, ऊर्जा का स्रोत, स्वाद, इनमें से कोई नहीं। तो ORS जो है यह ORS, जिसको अगर हम ORS की फुल फॉर्म की बात करें तो ORS क्या है? ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फुल फॉर्म इसका आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर ये ग्लूकोज में क्यों मिला, ORS में ग्लूकोज क्यों मिलाया जाता है? ऊर्जा के सोर्स के रूप में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्लूकोज है वो क्या इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। नलिका विहीन ग्रंथियां, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाता है उपयुक्त सभी। ठीक है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक घटक क्या है? ये सभी इसके शारीरिक घटक हैं, और जो कि हमारे व्यक्तित्व पर जो जो चीज़ें प्रभाव डालती हैं तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो उसको आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? तो उसमें अगर हम पहला करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या, वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ जाता है। दूसरा क्या है, जैविक कारकों का प्रभाव हो जाता है। तीसरा है शारीरिक रचना का प्रभाव। चौथा दैनिक प्रवृत्तियों का प्रभाव। पांचवा हमारा क्या होता है, शारीरिक रसायन तत्वों का प्रभाव। और छठवां क्या होता है हमारा, नलिका विहीन ग्रंथियां या ग्रंथियों का व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो यहाँ पर जो ये हमें सारे देखने को मिलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में अगर बच्चे कार्य कर रहे हैं तो उसमें कौन सी दृष्टिकोण का विकास होगा? उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होता है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि छात्रों को प्रयोग करके सीखने को मिलता है, जिससे छात्र उसको गहराई तक जान पाते हैं और छात्रों को वह लंबे समय तक याद रहता है। जो चीज़ हम करते हैं वह हमें बहुत ज़्यादा समय तक याद रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप वीडियो को देखें तो पेन और रजिस्टर जरूर लेकर के बैठें, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लें, और क्योंकि जो चीज़ें आप नोट कर लेते हैं वो आपको याद हो जाती हैं। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँचता है जब बालक की आयु कितनी होती है?
4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो जब मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है तो उस समय बालक की आयु कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। जब ध्वनिग्राम को एक साथ करके उनके शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। तो ध्वनिग्राम को जहाँ ध्वनिग्राम होता है, लकारी वाले, भाषा बनाने वाले ध्वनि, तुतलाने वाले या कुंजन करने वाले, तो यहाँ पे ये क्या है? आपका भाषा बनाने वाले ध्वनि। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो कि हमको समझ में नहीं आते हैं तो उसको बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा तो आपको याद रहेगा। वो क्या है? वो भाषा बनाने वाले शब्द, भाषा बनाने वाले ध्वनि ध्वनिग्राम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतोषी व्यवहार हो जाता है, कल्पनाएं करना बंद कर देता है, व्यक्तित्व का विघटन होता है या उपयुक्त सभी। तो ये निश्चित सी बात है कि भग्नाशा की जो स्थिति है उसमें क्या हो जाता है? व्यक्तित्व क्या हो जाता है? विघटित होने लगता है। अगर व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा तो उसका व्यक्तित्व क्या हो जाता है? विघटित होने लगता है और उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो जाता है। कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता, एंजाइटी का सामना करता है तो उसके व्यवहार बच्चे वाले अथवा पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है। यह क्या कहलाता है? डिप्रेशन, और ये क्या दमन है, तर्क सम्मतिकरण है जिसको क्या रैशनलाइजेशन, और तदात्मीकरण है या आइडेंटिफिकेशन। तो जब कोई भी व्यक्ति किसमें चला जाता है कि दुश्चिंता मतलब एंजाइटी में चला जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह स्थिति कहलाती है, आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ है, मैं इसको बता दे रही हूँ आपको खुद से कि यहाँ पर वह स्थिति क्या कहलाती है। तो वह स्थिति आपकी कहलाएगी दमन तो बिल्कुल नहीं, तर्क सम्मतिकरण भी नहीं होगा, और साथ ही साथ में ये जो है आपका ये क्या है, जैसे वापस कोई चीज़ चली गई तो वो दमन, ये डिप्रेशन हो गया, और ये क्या? प्रत्यावर्तन मतलब रिग्रेशन है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो वह कौन सी स्थिति कहलाती है? रिग्रेशन। और हिंदी में अगर उसको कहें तो प्रत्यावर्तन। तो इसको आप देख लें या फिर कहीं नोट कर लें, प्रत्यावर्तन। और इंग्लिश में अगर जाएंगे हम तो वो क्या कहलाता है? रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या वह रिग्रेशन कहलाता है, प्रत्यावर्तन कहलाता है। लक्षण यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे वाला व्यवहार करने लगे या अपने पहले पूर्व व्यवहार की ओर चला जाता है तो वो क्या? प्रत्यावर्तन या रिग्रेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, समाजमिति एक बच्चे का मापने का एक उपकरण है। बुद्धिमत्ता स्तर, व्यवहार समस्याएं, समूहों के साथ संबंध या अभिभावकों के साथ संबंध। समाजमिति क्या है? समाजमिति, समाज जैसे कि नामी से पता चल रहा है, सोशलाइजेशन की बात हो रही है, सोशियोमेट्री है, समाजमिति है, सोशियोमेट्री ये किसके साथ संबंध नापेगी? समूहों के साथ संबंध को मापती है। ठीक है, यह मनोचिकित्सक जैकब एल मोरेनो तथा हेलन हॉल जैगिन्स द्वारा सामाजिक संरचनाओं और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच में संबंधों के अपने अध्ययन में विकसित किया गया था और रेमेडियल टीचिंग के दौरान इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? 1 ग्राम, 1 GG और 1 GD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो किसके शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है? जो इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो कौन सा है? वह ऑप्शन नंबर बी 1 GE है। तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है, ठीक, तो इम्यूनिटी देने का सीरम हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया या ऑक्सीटोसिन हो गया। तो जो माँ का पहला दूध है वह क्या है? हम सभी जानते हैं क्या है? कोलेस्ट्रम है। गाढ़ा पीले रंग का पदार्थ होता है, वह क्या है? कोलेस्ट्रम है। और जो शिशु को सभी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु एवं रोगाणुओं से सुरक्षित रहता है। गाढ़ा पीला दूध ही क्या है? कोलेस्ट्रम है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है।
कार्टर गला, गोल गला, बड़ा गला या चौकोर गला। तो शिशु के कपड़े में जो सबसे आरामदायक गला होता है वो कौन सा होता है? गोल गला होता है, क्योंकि इसको आसानी से चढ़ाया या उतारा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद शिशु की नाल कब काटनी चाहिए? 2 घंटे के बाद, जब उसमें स्पंदन रुक जाए, तत्काल जब चाहे तब काटें। तो ऐसा नहीं है, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तो क्या उस समय उसको काटना चाहिए। प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काटा जाता है, जो बाद में सूख कर 8 से 10 दिनों में अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। और गर्भनाल होता क्या है? यह माँ से बच्चों को जोड़ने का कार्य करता है, जो कि बच्चे के विकास को प्रेरित करती है, तथा उससे क्या हमें गर्भनाल से क्या होता है? पोषण की प्राप्ति होती है, रोगों से, संक्रमण से सुरक्षित रखने के यह काम में आती है। तो यहाँ पर आपका यह है कि शिशु की नाल कब काटनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब काटनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था में लोहे की कमी से होता है गर्भपात हो जाता है, शिशु होता है, मानसिक मंदन होता है, या उक्त सभी हो जाता है। तो जो गर्भावस्था है उसमें क्या गर्भावस्था में लोहे की कमी से क्या हो जाएगा? तो गर्भावस्था में लोहे की कमी से ये सभी समस्याएं वैसे मतलब देखने को मिलती है। अगर आयरन की डिफिशियंसी होती है तो गर्भपात की स्थिति मतलब मिसकैरेज देखने को मिलता है, क्योंकि जब आयरन के साथ साथ आयरन की डिफिशियंसी होगी तो निश्चित रूप से क्या ब्लड भी कम हो जाता है। ठीक है। गर्भधारण के पश्चात स्त्री द्वारा ही शिशु का पोषण किया जाता है। पूर्ण अवधि में पैदा होने वाला शिशु का वजन 3.2 किलो होता है, जिसमें 300 मिलीलीटर रक्त, 500 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम कैल्शियम तथा 50 ग्राम फास्फोरस और 300 से 400 ग्राम लगभग लोहा होता है। यह सब पदार्थ माँ को अतिरिक्त आहारों की मांग से ही प्राप्त होता है। तो गर्भावस्था में लौह लवण की अगर कमी हो जाती है तो यहाँ पर ये उक्त सभी ना हो करके ऑप्शन में क्या गर्भपात, सीधे सीधे अगर इसके लिए गर्भपात के लिए उत्तरदायी कौन है तो वो क्या है? आयरन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है फीटस, भ्रूण, युग्मनज, अंड। तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है। 8वें हफ्ते के बाद की बात कर रहा है, तो वहाँ पे यह एम्ब्रियो मतलब भ्रूण काल के बाद आता है और इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है और इसी में 8वें हफ्ते के अंत तक या इसकी शुरुआत में बच्चे में हृदय की धड़कन भी मतलब सुनी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए फीटस जो है वह करेक्ट हो जाता है। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में जो सर्वप्रथम जो वह पदार्थ निकलता है वह क्या कहलाता है? सेक्ट्रम, कोलेस्ट्रम, मेकोनियम, इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या कहलाता है? वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि गाढ़ा पीला पदार्थ जो निकलता है वह क्या कोलेस्ट्रम कहलाता है। वह दूध होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था के दौरान तीसरे से चौथे माह के बीच स्त्री के शरीर में बनने लगता है। कभी कभी इसका रिसाव गर्भावस्था में भी होने ही लगता है। बेहद सुपाच्य वह दूध नवजात बच्चों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स के अलावा रोगों से बचाव करने का गुण भी होता है। जबकि मेकोनियम गर्भस्थ शिशु के कोलन द्वारा निकाले गए पहले पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है, मैकोलियन क्या है? गर्भस्थ शिशु के कोलन द्वारा निकाले गए पहले पदार्थ को कहा जाता है, जो कि मैकोलियन, यहाँ पे मैकोनियम जो लिखा है, जो कि पाचक एंजाइमों, प्रोटीन एवं मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। पढ़ाया हुआ अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय।